खबरों की शुरुआत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपने 3 रोजा सियासी दौरे के बाद मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी मिस्र के 2 रोजा सियासी दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा भी करेंगे, जो हिंदुस्तान के दाऊदी बोहरा मुसलमानों के लिए एक अहम सकाफती मकाम है। इसके अलावा मिस्र के सदर अल सीसी से मुलाकात से कबल पीएम मोदी वहां के वजीरों के एक गिरोह की तरफ से तश्कील दी गई हिंदुस्तानी इकाई से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान वजीर आजम मोदी काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर कब्रिस्तान का दौरा करेंगे। यह कब्रिस्तान हिंदुस्तानी फौज के तकरीबन 4000 फौजियों की यादगार है, जिन्होंने पहली जंगे अजीम के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन में खिदमत अंजाम दी। इस कब्रिस्तान में पीएम मोदी हिंदुस्तानी फौजियों को खराज अकीदत पेश करेंगे। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने गुज़िश्ता रोज राजस्थान में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में अर्जुन राम मेघवाल ने पटना में मुखालिफ दलों की मीटिंग को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 की तस्वीर बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। यही बात विपक्ष को ज़हनी तौर पर परेशान कर रही है। 2024 की तस्वीर पूरे देश में धीरे धीरे साफ हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वर्तमान में जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें जीत करके। इससे उनके मन में खलबली हुई, जिनको ये अपच अब तक भी है कि प्रधानमंत्री पद के हम सुयोग्य उम्मीदवार हैं। ये नरेंद्र मोदी जी गांव से चलकर, गुजरात के एक गांव से चलकर के यहाँ कैसे आ गए। जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया, 2019 में 2014 से ज्यादा बहुमत दिया। योजनाएं पूरे देश में पॉपुलर हुई। देश और विदेश में भारत का मान और सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया। अभी वो अमेरिका में हैं। किस तरह का मान और सम्मान भारत का बढ़ रहा है, इस सारी परिस्थितियों से उनको लगता है कि 24 में मोदी जी आएंगे, हम उनको रोके कैसे। एक ही एजेंडा है, उसके लिए वो इकट्ठे में एकता नहीं है। मोदी जी को रोकें कैसे, मोदी जी रुकने वाले नहीं है। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अध्यादेश के बारे में ही हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। कांग्रेस स्टैंड साफ कर नहीं रही है। ऐसे कई मुद्दे आएंगे बीच में, मुझे एकता नजर नहीं आ रही। उससे पहले भी केसीआर पटना गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो नीतीश जी उठ करके ही जा रहे हैं, आपने सबने देखा ही है। तो एकता, और आज भी कई लोग नहीं गए वहां, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई एकता होगी। हाँ, हाथ जरूर मिला रहे हैं खड़े होकर के। आप अगर ये सरकार बनी थी राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, तो बनते ही 2 खेमों में बंट गई। और जब सत्ता के 2 केंद्र होते हैं तो सुशासन गायब हो जाता है और कुशासन आ जाता है। और जैसे ही बैड गवर्नेंस आता है शासन में, गवर्नेंस में, तो दलितों पे अत्याचार बढ़ते हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते हैं। मैं लंबी फेरिस्त है, जैसे थानागाजी गैंग रेप से गिनाना शुरू करूं। अब खाजूवाला में, मेरे संसदीय क्षेत्र में ही आप देखिए, पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं। और उसके बाद जनता वहां कह रही है भाई कार्रवाई करो, तो वैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं संवेदनशील हूं। इसमें ना उनका ट्वीट आया, ना वो बोले। और दलित लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसको अचेत अवस्था में फेंक दिया गया। बाद में पता चला कि अस्पताल ले जाते हैं, उसी पीरियड में सब वीडियो आ गया। अब तो डेथ हो जाती है। थाने के 2 कांस्टेबल उसमें मिले हुए थे, थाना ही मिला हुआ था, कुछ लोग तो कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता वहां बैठी है मोर्चरी के आगे। आज राष्ट्रीय महिला आयोग के लोग भी गए हैं। आने वाले समय में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य भी जाएंगे। लेकिन जो अत्याचार, हाँ मैं भी जाऊंगा, लेकिन जो अत्याचार दलितों में बढ़ रहे हैं, और दलित इस बार कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं।
बिहार के पटना में मुखालिफ दलों के बीच पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने के मुआहदे के बाद कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों में गर्मजोशी देखने को मिली। इस बीच मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मुखालिफ दलों की मीटिंग पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनिए। रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए नेता उसमें शामिल होते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक के बाद तक भी एकजुट नहीं दिख पाते। 15 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, लेकिन एक स्वर में नहीं बोल पाते और एक प्रश्न भी मीडिया का सवाल नहीं ले पाते। कैसे उस मंच पर इकट्ठे हो गए जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो, तो बचा क्या है? कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी क्या गठबंधन में? अब तो कल एक पोस्टर जारी किया तो नीतीश कुमार जी, उसमें बड़ी सी फोटो नीतीश जी की लगी हुई थी। तो क्या नीतीश जी को इन्होंने अपना नेता माना है? और थोड़ी देर के बाद उसका ट्वीट डिलीट हो जाता है। ये ऐसा गठबंधन है जहां ना नेता है, ना नीयत है, ना ही नीतियां हैं, और नीयत में तो खोट है। पटना में मुखालिफ दलों की मीटिंग को लेकर अनुराग ठाकुर के तंज पर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तमाम दलों का अपना अपना वजूद है और सब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फैसले लेते हैं। यह अनुराग ठाकुर बताएं कि जब बीजेपी ने इन दलों के साथ इत्तेहाद किया और हुकूमत बनाई तो वह क्या थे। देखो, ऐसा है, सभी दलों के अपने अपने अस्तित्व हैं और अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेते थे। ये अनुराग ठाकुर जी बताए कि इन्हीं दलों के साथ मिलकर जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारे दलों के साथ वो खुद भी उनका गठबंधन था और सरकार बनाई, तो ये ड्रामाबाज कुलभूषण थे। वो तब वो क्या थे? यदि वो ड्रामेबाज हैं तो वो क्या थे? वो सबसे बड़े ड्रामाबाज। तो सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुज़िश्ता रोज राजस्थान के जयपुर में रियासत की गहलोत हुकूमत के खिलाफ बीजेपी के सांसदों ने पुरअमन पैदल मार्च किया और गवर्नर कलराज मिश्र को मेमोरेंडम सौंपा। इस दौरान उन्होंने गवर्नर को मेमोरेंडम पेश करते हुए रियासत में बढ़ते हुए जराइम, मुबैना बदउनवानी और पेपर लीक होने की आला सतह तहकीकात का मुतालबा किया। पार्टी के कौमी तर्जुमान और जयपुर देही से सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हम पैदल इसलिए आए हैं ताकि रियासत के लोगों का दुख और तकलीफ को गवर्नर के सामने पेश कर सकें। राजस्थान सरकार ने जब ये तय ही कर लिया है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और मुख्यमंत्री ने जब तय ही ये कर लिया है कि राजस्थान में लूट मचानी है और 5 साल के बाद दोबारा नहीं आना, 3-4 महीने बचे हैं, इनको यकीन है कि दोबारा नहीं आएंगे। एक एक दिन इनके लिए बहुत कीमती है, जनता नहीं है, एक एक दिन बहुत कीमती है। जितना लूट सकते हैं वो लूटेंगे। खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है, इंक्वायरी भी वही कर रहा है जो चोरी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान का क्या हाल है, राजस्थान के नौजवानों का क्या हाल होगा। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। राजस्थान की महिलाएं दुष्कर्म में नंबर 1 हो रखा है राजस्थान। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान का जनता का प्रतिनिधित्व हम सब कर रहे हैं, यहाँ पर विधायक और सांसद, इसीलिए आज गवर्नर साहब के पास पैदल चलकर आए हैं। राजस्थान की जनता का जो दुख है, जो गुस्सा है, वो गवर्नर साहब को बतलाना चाहते हैं। राजस्थान की जनता में जो आक्रोश है, वो आक्रोश जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन मतदान होगा, उस दिन कांग्रेस की सरकार को दिखाई दे जाएगा। देखिए, कल रात को खबर हुई थी और कल रात को खबर होने पर जितने भी सांसद, विधायक, यहाँ पे 50 से ज़्यादा हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक सिंबॉलिक है, सभी सांसदों और सभी विधायकों के साथ मिलकर गवर्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि राजस्थान में जो लूट मची हुई है, राजस्थान सरकार जितनी भ्रष्ट राज्य सरकार शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कभी रही हो, और कितना भ्रमित कर रहे हैं, कितना बेवकूफ बना रहे हैं। इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं अपने, बोल रहे हैं इतने करोड़ मैंने लोगों को लाभ दे दिया, और कितने करोड़ों को लूट लिया। हाँ, बोलते हैं हम राहत कैंप कर रहे हैं, और तेल के ऊपर एक बार भी इन्होंने पैसा कम नहीं करा। तो किस लिए बेवकूफ बना रहे? इनके खनन जो हो रहा है उसमें माफिया इनके खुद के मंत्री हैं,
और ये हम नहीं कहते, इनके खुद के विधायक कहते हैं। पेपर की इंडस्ट्री हो रखी है, लीक, पेपर लीक इंडस्ट्री है। ये प्रधानमंत्री जी व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राज्य सरकार कांग्रेस की और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पेपर लीक इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं। युवाओं के लिए कोई नया या व्यवसाय नहीं शुरू कर रहे, उन्हीं 4-5 परिवारों के लिए पेपर लीक का एक माफिया खड़ा कर दिया। और इंक्वायरी कौन कर रहा है? साहब वही कर रहे हैं जो चोरी कर रहे थे। कमाल की बात है, एक हाथ से बोल रहे हैं हम माफी कर रहे हैं बिजली के अंदर, दूसरे हाथ से लूट मचा रहे हैं। एक हाथ से बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे रजिस्ट्रेशन? जब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो लोगों को धूप में लाकर खड़ा करना क्या है? केवल और केवल हाथ का निशान, मुख्यमंत्री जी का चेहरा, और तक कम से कम नहीं तो 60-70 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से राजस्थान के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इन्होंने कितनों को सिलेंडर दिए और कितनों को दे देंगे अभी अगले 2 महीने के अंदर? केवल नाटक और केवल नाटक। तो धरने पे बैठना पड़े और उनकी भी एफआईआर लॉन्च नहीं हो तो राजस्थान में आम जन की क्या स्थिति होगी? भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान की सरकार ने तोड़ दिए। आपदा प्रबंधन फेल, वहां के लोगों की जनहानि हो गई। गांव में आज भी 60 गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है, गांव के रास्ते अवरुद्ध हो गए। तो कहाँ इनके कहीं न कहीं दावों की पोल खुलती है। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार में राजस्थान देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, रक्षक की भक्षक बनने जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं है, और जब सरकार के पास कोई बात पहुंचती है तो उनको तो सिर्फ कुर्सी बचाना और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम दिखता नहीं। तो ऐसे में एक प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल महोदय को अपनी बात, अपनी गुहार पहुंचा के आए। राजस्थान के आम जन के दर्द को, युवा के दर्द को, किसान के दर्द को, दलित के दर्द को, महिला के दर्द को, आम जन के दर्द की बात माननीय महामहिम महोदय को पहुंचा के आए। देखिए निश्चित रूप से आगे आगे देखिए, अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष का उनका क्या सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का इस माह चल रहा है। इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से सरकार को सड़क से लेकर विधानसभा तक गिरने का। मुखालिफ दलों के इत्तेहाद को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। एक बार फिर से साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुखालिफ दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह इत्तेहाद नहीं, कुर्सी का खेल है। देखते हैं कि मुखालिफ इत्तेहाद कितना मजबूत साबित होगा। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि शायद लालू नीतीश भूल गए हैं कि इमरजेंसी के दौर में वो जेल गए थे, लेकिन आज कुर्सी के लिए उसी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कर लिया। चलिए, दिन में सपने देख रहे हैं लालू जी, नीतीश जी और बाकी लोग। इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहां तक चले जाते हैं। और आज देखिए, जब एक बहुमत की सरकार आती है तो देश कहां पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका की सफल यात्रा, कि अमेरिका भी आज भारत के साथ साझा रिश्ता बराबरी का कर रहा है, ये होता है। तो देश की जनता ने देखा है कि जब कोई ईमानदार मजबूत नेता है, उसमें बहुमत की सरकार आती है, तो देश का मान सम्मान विकास तीनों होता है। अब बाकी लोग आए हैं अपना, ठीक है, घूमे मिलते चले, लेकिन कोई इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। और ये कब तक चलेगा ये भी तो पता नहीं है। अभी तो एक केजरीवाल जी भागे हैं, बाकी देखिए क्या होते हैं। पहले जरा सा ममता जी से ये पूछिए कि अधीर रंजन चौधरी उनकी पार्टी को चोरों की पार्टी कह रहे हैं, उसका क्या जवाब है। और हम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से पूछते हैं कि जिस तरह से बंगाल में नॉमिनेशन नहीं देने के लिए दिया जा रहा है ग्राम पंचायत में, उस पर क्यों खामोश है। तो लोकतंत्र की हत्या तो ममता जी की सरकार में हो रही है। देख रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरव्यू करके कहना पड़ा है कि सेंट्रल फोर्सेस कराएगी। तो जिस राज्य में ईमानदार चुनाव नहीं हो सकता, वहां कांग्रेसी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। राहुल गांधी ने तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी कि नहीं, बाद में माफी मांगा। चुनाव आयोग करते हैं कि नहीं, तो जितने भी संस्थाएं सेना की करते हैं कि नहीं, तो सभी संस्थाओं का तो अपमान ये लोग करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को तो हथकड़ी में रखा गया था। नीतीश बाबू आपके गुरु थे ना इमरजेंसी में, उनको तो देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। नीतीश बाबू, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, सबका गैर कांग्रेसवाद भूल गए। तो कुर्सी के लिए इतना गिर जाएंगे आप।
कि जिस इंदिरा जी ने आप लोग को जेल में बंद कराया, जो जेपी को भी लाठी लगी गिरफ्तार किए, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, क्या अटल बिहारी वाजपेयी सब गिरफ्तार हुए, अडवाणी जी, आज आप राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं। वाह भाई वाह। तो पब्लिक सब समझती है, जानती है। इस बिना बेमेल जो शादी है लंबी नहीं चलने वाली।